हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम है यूपीएससी प्रीलिम्स की या पीसीएस अदर की, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, या कोई बिगनर भी है तैयारी करना चाहता भी है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ पर फोकस होता है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का समझना, उसका विश्लेषण करना। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? सबसे पहले ये आता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट, इनका इम्पोर्टेंट क्या है। तो यदि इसके महत्व को देखें तो सबसे पहले है कि आपकी समझ बता दें, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी अदर एग्ज़ाम जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इनकी तैयारी करने के लिए आने वाले बंदे को अगर सबसे पहले यही पता नहीं होगा कि पढ़ना क्या है तो क्या पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ उसके बाद तो कोई फ़ायदा उसको होने वाला है नहीं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इससे आपकी समझ पता होगी, आपको ट्रेंड पता लगेगा कि आखिरकार पूछना क्या है, किस तरीके से पूछते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चनों को किस तरीके से समझ पाते हैं, इसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और इसके साथ साथ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको उतना बढ़ा देंगे कि आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को। और इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमको ऑप्शन देखने हैं कि किस तरीके यूपीएससी अपने एग्ज़ाम के ऑप्शन सेट करती है, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो उसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पहले हम सारी चीज़ें पॉलिटी की डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री पे जाएंगे, अदर पार्ट में जाएंगे। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने में ध्यान रखना, पॉलिटी अगर बात करोगे तो 18 to 20 जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी या इंडियन गवर्नेंस से होते हैं। इंडियन गवर्नेंस एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पास करवाने के लिए किसी भी एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो 80 to 20, क्योंकि आपको पता है अगर आपने 50 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए तो आप 100% श्योर हो कि आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए 80 to 20 क्वेश्चन आपकी पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए इसको पहले ले रहे हैं, इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट को लेंगे। तो इसी में अभी हम समझते जाएंगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको खुद को डेवलप करनी है, आपको अपनी समझ डेवलप करनी है। और जब आपकी समझ, आपकी स्मार्टनेस तरीका ये डेवलप हो गया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन वैसी हो गई, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम करते हैं। सबसे पहले हम प्रीएम्बल को लेकर के क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछे हैं इसको लेकर के, तो इसी के क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल के क्वेश्चन क्या है। तो प्रीएम्बल के अगर क्वेश्चनों की हम बात करें तो प्रीएम्बल में पहला क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि भारत के संविधान में की उद्देशिका, यानी कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो क्या है। तो अगर भारतीय संविधान की यदि उद्देशिका की हम बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, तो पहला ध्यान रखना, सबसे पहले आपको चारों स्टेटमेंट या चारों ऑप्शन डेफिनेटली पढ़ने हैं। ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कोई भी आंसर ऐसे क्वेश्चनों में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें कोई चीज़ पहले ऑप्शन की सही लगती है लेकिन यूपीएससी में बेस्ट आंसर पूछा जाता है, इसलिए हमें चारों ऑप्शन को बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ना है। तो पहला है कि ये संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ये बात तो सही है कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग तो है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखी, ऐसा स्टेटमेंट अभी हम कह नहीं सकते कि पूर्णतः सत्य हो। दूसरी बात, संविधान का भाग नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना, ये तो हमको पता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ये बात बोली गई थी केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरी बात, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि संविधान का भाग है लेकिन वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य कोई भाव, यानी कि पूरा लीगली बाउंडिंग है। ये भी बात गलत है, क्योंकि टोटली लीगल बाउंडिंग नहीं है, ना तो ये टोटली बिना लीगल बाउंड है और ना ही ये टोटली लीगल बाउंड है, ये दोनों ही नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाता है। हम स्टेटमेंट्स नेक्स्ट में जाते हैं कि ये संविधान का भाग है, बिल्कुल सही बात है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र हो करके खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंटों में ये स्पष्ट रूप से बोला है कि प्रीएम्बल है वो संविधान का भाग तो है परंतु अकेले इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये संविधान के किसी अन्य पार्ट के साथ जुड़ करके इसका महत्व है। अकेले इंडिपेंडेंट होकर के इसका कोई काम नहीं है। यानी कि अगर प्रस्तावना में लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस क्या है, वो प्रीएम्बल का पार्ट नहीं बल्कि डीपीएसवी के साथ जोड़ करके उसका इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। अकेला नहीं है, अकेला स्वतंत्र होकर के कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है ना।
ये बात ध्यान रखना, विधिक प्रभाव है लेकिन अकेला नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। तो यही इसकी थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ये आपको जरूर देखना है कि 1973 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और बोला कि प्रस्तावना सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव तो नहीं रख सकती, लेकिन इसकी अन्य प्रभावों को व्याख्या करने के लिए, ध्यान रखना, अन्य प्रभावों को व्याख्या करने के लिए इसकी सहायता ली सकती है। इसलिए ऑप्शन का ए गलत हो जाता है इसका, क्योंकि ऑप्शन ए गलत क्यों होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसलिए गलत होता है, जो स्टेटमेंट ए है वो इसलिए गलत होता है क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से बोल दिया कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि कोई विधिक प्रभाव नहीं है तो बात तो ठीक है, लेकिन ये आधा आंसर है। पूरा आंसर यह है कि किसी अन्य के साथ जोड़ करके इसका इफेक्ट है, स्वतंत्र रूप से रह करके इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट डी या आंसर डी इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित उद्देश्यों में, एक ध्यान रखना, अब आपको क्या समझना है, प्रस्तावना में सबसे पहले है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी टर्मोलॉजी का प्रयोग किया गया है वो आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता है तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, शायद 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ध्यान रखना। न्याय है तो कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय, ये भी ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा स्वतंत्रता है, न्याय है, और फिर समानता है, समता है, तो कौन कौन सी समता है वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो अवसर और प्रतिष्ठा की जो अवसर की समानता है वो ध्यान रखना है। तो इसलिए एक बार प्रियम्बल को जरूर पढ़ लेना, एक बार प्रियम्बल को जरूर पढ़ लेना, उसका स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ लेती है। जैसे कि 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं। देखो एक तो ध्यान रखना, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये जो नहीं शब्द है इस पर पहले फोकस करना है। और दूसरी बात, कोई हिंदी का टर्म यदि आपके समझ में नहीं आए तो इंग्लिश का इसका ज़रूर देखना। इंग्लिश का जो अगर हम ट्रांसलेशन है या इंग्लिश का क्वेश्चन है उसको ज़रूर देखना, ताकि आप उस क्वेश्चन के बेस्ट आंसर पे पहुंच पाओ। कई बार क्या होता है कि चीज़ें बड़ी डाउटेबल होती है हिंदी में, वो उच्चारण या कोई टर्म इतना ज़्यादा, सन्निविष्ट शब्द है, इसको समझ पाना बड़ा कॉम्प्लिकेट है। सन्निविष्ट का मतलब समाविष्ट नहीं है ना, यानी इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब ध्यान रखना है कि कौन सी भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो देखो, स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विश्वास की है, उपासना की है, ये सारी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बजाय आर्थिक न्याय है। क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस 3 प्रकार के हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। और स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना और एक स्वतंत्रता और है, इनको जरूर देखना। 5 धर्म और धर्म, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो टर्म जरूर देखना, ये नोट्स में हमने आपको बेसिक पढ़ा भी दिया है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनको अच्छे से समझना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी, आर्थिक नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? बी, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित है। यानी कि भारतीय संविधान निर्माता क्या भारत को देखना चाहते थे, क्या उनका आइडिया था, वो किस में रिफ्लेक्ट होता है। तो वो आपको पता है किस में रिफ्लेक्ट होता है? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा 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 बनाना चाहते हैं। तो वो क्या है? एक आइडिया था उनका। तो ये बात किस में? प्रियम्बल में, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट क्या है? ये तो आपको पता है कि नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं। डीपीएसपी क्या है? ये राज्य को वेलफेयर बनाते हैं। और मूल कर्तव्य क्या है? ये नागरिकों की अपने देश के प्रति ड्यूटी है। तो ये तीनों चीज़ किस में निहित है? ये तीनों उद्देशिका में ही निहित है। दैट्स वाई कि उद्देशिका है वो भारतीय संविधान निर्माताओं का, उनकी रिफ्लेक्शन है, उनके विचारों का, उनके आइडियाओं का। इसलिए आंसर ए इसमें करेक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? ए, ठीक है ना। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट शब्द नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ आंसर देना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद मूल अधिकारों से क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रियम्बल से अब तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। कोई टर्म बदल के पूछे जा सकते हैं, कोई टर्म की डेफिनेशन बदल के पूछी जा सकती है। तो इसलिए प्रियम्बल की ये चीज़ें थोड़ी बेसिक सी ये आपको पता होनी चाहिए, तो इन पे आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें फंडामेंटल राइट है, तो इनसे सवाल बहुत ही बेसिक सवाल आए, बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछे, कोई ज़्यादा गहराई में सवाल नहीं गया, ये ध्यान रखना। तो देखो अभी कितना मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर से सवाल पूछा है वो देखते हैं। तो निम्नलिखित में से एक तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत धैर्य से सही से पढ़ना है। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग को, यानी कि मूल अधिकारों से कौन सा संवर्ग, क्योंकि आपको पता है मूल अधिकारों के एक संवर्ग में जैसे एक स्वतंत्रता हो गया, एक समानता हो गया, एक शोषण का हो गया, एक धर्म का हो गया, इसके अंतर्गत कई अधिकार आते हैं, इसलिए इनको पूरा वर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। तो किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद को
विभेद के विरुद्ध यानी कि अस्पृश्यता को विरोध किया गया है। तो ये आपको पता है अस्पृश्यता विरोध किस में, आर्टिकल 17 में, और आर्टिकल 17 किस में आता है, समता का अधिकार में। किस में आता है, समता के अधिकार में। दैट्स वाई आंसर क्या होगा, डी। ठीक है ना, तो समता का अधिकार। तो आर्टिकल, अब देखो डायरेक्ट आपसे पूछा है, कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डीपली पूछा है, समता का अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 17 है वो है अस्पृश्यता निषेध, और आर्टिकल 17 समता के अधिकार का पार्ट है, क्योंकि समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको पता है कि इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता रखी है, आपने नोट्स में पढ़ा होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का एकमात्र, अगर हम बात करें तो एकमात्र फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट है, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी सिचुएशन में उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता, वो है अस्पृश्यता निषेध। अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण देना या अस्पृश्यता को निषेध करना, ये जो फंडामेंटल राइट है ये एकदम एब्सोल्यूट है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा जा सकता, हर स्थिति में इम्प्लीमेंट रहेगा, लागू रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ और कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त यानी कि मूल अधिकारों के एक्स्ट्रा भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा पत्र 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को, यानी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसमें बहुत ध्यान रखना है, इसमें मानव अधिकारों की अथार व्याख्या की गई है। तो मानव अधिकार यानी दुनिया के सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। इसलिए ये पूछा गया है कि देखो ठीक है, फंडामेंटल राइट में तो अधिकार ही है, उसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ पर अधिकार देते हैं, उनको देखना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा कई बार गलत करते थे, क्योंकि हम मानते हैं कि कर्तव्य में तो अधिकार होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए हम पहले क्या करूँगा, मैंने भी इसमें क्या किया, पहले डायरेक्ट 3 को गलत किया जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। जबकि ध्यान रखना, आप मूल कर्तव्यों में जब 11वां मूल कर्तव्य देखोगे, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी देखोगे, तो उसमें क्या है कि राइट टू एजुकेशन जुड़ा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन। तो बच्चों के लिए हो सकता है कि वो पेरेंट्स के लिए तो ड्यूटी हो, उसमें बोला गया कि पेरेंट्स के लिए तो ड्यूटी है वो, कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो ये बात सही है कि वो पेरेंट्स के लिए तो ड्यूटी हो सकती है, परंतु उस बच्चे के लिए तो राइट टू एजुकेशन है, और इसलिए मूल कर्तव्यों में भी अधिकार है। ठीक है ना, कौन सा, शिक्षा का अधिकार। दूसरी बात, उद्देशिका में तो आपको पता है सारी चीज़ें नहीं चाहिए, अधिकार भी है, स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है। और ध्यान रखना, ये सार्वजनिक घोषणा पत्र है ना, इसमें केवल अधिकार नहीं बल्कि इसमें सामाजिक न्याय भी है ना। तो सामाजिक न्याय आ गया तो उद्देशिका आ गई। ठीक है ना, और सामाजिक न्याय आ गया तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आ गए। और आपको पता है नीति निर्देशक तत्वों में अधिकार भी दिए गए हैं। आप देखोगे अगर रोजगार का अधिकार खाएँ, नीति निर्देशक तत्वों में है। अगर बात करेंगे जो समाज के महिलाओं के लिए अधिकार है, वो भी नीति निर्देशक तत्वों में। और आपको पता है पहले शिक्षा का अधिकार भी डीपीएसपी के अंतर्गत था, बाद में 86वें संविधान संशोधन में इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। इसलिए उद्देशिका, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन घोषणा पत्र को समाहित करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन घोषणा पत्र है जो ह्यूमन राइट पे है, उसमें सामाजिक न्याय भी है, अधिकार भी है, और उसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है, सारी चीज़ों को उसमें समाहित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान के तीनों ये और एक फंडामेंटल राइट ये चारों इसको पूरी करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया बी, 1, 2 और 3। इसलिए कई बार क्वेश्चन जो जल्दीबाजी में गलत होते हैं, इसको ध्यान रखना। कई बार हम सोचते हैं अधिकार और कर्तव्य का संबंध क्या है, अधिकार अलग होते हैं, कर्तव्य अलग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ के इसका आंसर देना, क्योंकि जल्दीबाजी में इसका उत्तर गलत हो जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखना, हमारे जो कुछ ड्यूटीज इसमें दी गई है तो वो भी थोड़ा देख लेना, जो उन घोषणा पत्रों के साथ समाहित होती है। जैसे इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये तो बात सही है कि मनुष्य की गरिमा से जुड़े हुए हैं, तो भारत की ये उद्देशिका में आ गया सामाजिक आर्थिक न्याय, डीपीएसपी में आ गया कल्याणकारी न्याय, और 51 के अंतर्गत दिए गए हैं ये जो हमारे मानवाधिकार घोषणा पत्र में जो कुछ चीज़ें बोली गई है वो इसमें भी शामिल है। तो इसलिए तीनों चीज़ों को ये ड्यूटीज शामिल करती है। तो क्योंकि हमारा जो सामुदायिक दायित्व निभाने का जो व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें ध्यान रखना हमारी जो एक ड्यूटी है उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने नवाचार उनको डेवलप करेगा, तो वो भी क्या है, ड्यूटी है, और वो ड्यूटी जो घोषणा पत्र उसमें भी शामिल है। तो इसलिए तीनों चीज़ें हैं, इसको पूरा करते हैं। और एक राइट टू एजुकेशन वाला भी है, तो बच्चों के लिए जो पेरेंट्स का राइट है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है ना, तो ये हो गए। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइटों की क्वेश्चनों की, तो बड़ा क्वेश्चन बहुत अजीब पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के विवाह करने का अधिकार देता है। ध्यान रखना, व्यक्ति की गरिमा से जुड़े हुए सारे अधिकार किस में है, आर्टिकल 21 में। ठीक है ना,
तो चूंकि विवाह करना व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ है उसकी पसंद से, और सुप्रीम कोर्ट ने हदियाबाद आया था, हदिया केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का पति चुनने का अधिकार है, या मतलब पसंद का साथी चुनने का अधिकार है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब देखो कितने ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा डीपली आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप गलत करके आते हो तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डालता है। इसके अलावा निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। अब देखो इसने निजता बोल दी, अब आपको चलो एक बात मान भी लेते हैं कि निजता मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में है। चलो मान लेते हैं कि निजता का किसी को पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है हर किसी को कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में है। तो सबको पता है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्ति की जीवन और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये चीज़ हर आपको पता है, तो इसलिए आंसर सी होगा इसमें। और ये आपको पता है कि इसी सी के अंतर्गत निजता के अधिकार को भी जोड़ा गया था। तो ये अब इसमें क्या है कि कॉमन सेंस क्या लगाना है कि मान लें कि अगर किसी को निजता पता नहीं है तो इस जीवन के अधिकार से वो पता लगा सकता है कि किस पार्ट में होगा, तो आंसर सी होगा इसका। ठीक है ना, और ये थोड़ा डिसीजन है, ये थोड़ी सी यहाँ से पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने वो टस्वामी बाद में बोला कि व्यक्तिगत जो जीवन है, व्यक्ति की निजता है वो उसके आर्टिकल 21 से जुड़ी हुई है, और व्यक्ति गरिमा के लिए 121 जरूरी है। ठीक है ना, इसके अलावा आपको पता है कि 14 के अंतर्गत तो आपको पता है समता का अधिकार है, 17 में स्पष्टता का अधिकार है। तो निजता का अधिकार किसमें, आर्टिकल 3 और भाग 3 की जो स्वतंत्रता दी गई है जो मौलिक अधिकारों के रूप में, तो उसमें ये शामिल है। क्योंकि भाग 3 की स्वतंत्रता कौन सा है, तो भाग 3 की स्वतंत्रता 1922 है ना, तो 1922 में 21 बीच में आ रहा है ना, तो इसलिए भी ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम, तो उसको थोड़ा धैर्य के साथ उस क्वेश्चन को पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहली बात तो इस पे जाना है कि सही है, ये कई बार गलत करवा देता है, तो पहले सही पे जाना है। तो कौन सा, अब इसमें से एक सही होगा। तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल गलत है, ये उल्टा कर दिया, ये नागरिकों के दावे हैं राज्य के विरुद्ध, तो इसलिए स्टेटमेंट एक गलत होगा, क्योंकि अधिकार तो नागरिकों के लिए है ना। इसलिए अधिकार विशेषाधिकार जो राज्य के संविधान, जरूरी नहीं कि अधिकार विशेषाधिकार हो, अभी भी पूरी तरह ये पूरी व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए ध्यान रखना। आंसर ये स्टेटमेंट तो भी ठीक है, लेकिन यूपीएससी में बेस्ट स्टेटमेंट देखा जाता है। तीसरा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राज्य की शक्ति को अधिकार सीमित करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट सी सही है। लेकिन एक स्टेटमेंट आगे भी पढ़ लेना चाहिए। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध, देखा ध्यान रखना, अधिकार लोगों के विरुद्ध नहीं होते, बल्कि अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट डी भी गलत, आंसर सी इज करेक्ट। तो सामान्यतः अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के दावे होते हैं, समाज द्वारा दिए जाते हैं और राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, उन्हें हम अधिकार बोलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, ये देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट सा सवाल है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो हर कोई व्यक्ति जानता तो है अधिकार क्या होते हैं। भाई मेरे अधिकार है, जितनी ज़्यादा मेरी शक्ति बढ़ेगी राज्य की शक्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, इसके अलावा नेक्स्ट आंसर पे जाना है हमें। भारत के संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, भारत के संविधान के या भारत के रेफरेंस में हमें कुछ चीज़ें देखनी, वो क्या है, और चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ आपको देखनी है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ये बात सही हो सकती है, जरूर नहीं करना, लेकिन पूरे ऑप्शन देखते हैं पहले। ठीक है, अधिकार व्यक्तिगत है और समाज, अतः समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है। भाई अधिकार स्वतंत्र तो नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। और अगर ध्यान रखना, अगर मेरी स्वतंत्रता है कि मैं अपने विचार रख सकता हूँ, तो दूसरे का दायित्व है कि मेरे विचारों को सम्मान दें। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट बी पे भी अभी पोस्ट करो, बी तो गलत है। खैर दूसरी बात, अगर हम बात करें नागरिकों के व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकार है न कि कर्तव्य, और ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य को फॉलो करेगा तभी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार ही ज़रूरत है, उसके लिए ड्यूटीज भी जरूरी होती है, तो ये सी भी गलत है मेरे विचार से। तीसरा, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, जो को ये बात भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि व्यक्ति का अधिकार भी होना चाहिए, कर्तव्य भी होना चाहिए, दोनों। तो स्टेटमेंट ए जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अच्छा, ए इसका आंसर है कि अधिकार और कर्तव्य से संबंध है, और सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली भी है कई जजमेंटों में कि गांधी जी भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि अधिकार और
ड्यूटीज और राइट्स एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक व्यक्ति अपने अधिकार चाह रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसको कर्तव्यों को फॉलो करना पड़ेगा। और सही है, अगर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी विचारों की स्वतंत्रता है, बोल सकता है, तो मेरा कर्तव्य है कि उसके विचारों को सुनूं मैं या सम्मान तो करूं। तो वही एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य हो सकता है, इसलिए आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में, यानी कि भारतीय संविधान की बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखना, मैं ये चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऊपर से पूछे जाते हैं, ज़्यादा गहराई में जाने कोई वो नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए बस। तो शोषण के विरुद्ध, राइट टू प्रोटेक्ट, जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसको देखना है हमें। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं, तो देखो, अस्पष्टता का उन्मूलन, ये तो समता में आता है, ध्यान रखना, ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 2 को गलत कर दूंगा मैं, ये 2 काट दिया, ये मैंने 2 काट दिया, ये मैंने 2 काट दिया, आंसर इसका सी है। तो देखो, अब इतनी चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं ए सही है, 3 सही है, 4 सही है, लेकिन मुझे एक कन्फर्म पता है कि अस्पष्टता का जो उन्मूलन है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल नहीं है, वो समता के अधिकार में शामिल है। इसलिए ये अनुच्छेद जो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है ये रॉन्ग हो गया, और दैट्स वाई मेरा आंसर सी है, वो करेक्ट हो गया। तो इतना स्मार्ट तो आपको एग्जाम में बनना ही पड़ेगा। जरूर नहीं, कई बार जब हम पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि हमें आता है उसी को सॉल्व करें। अरे बेटा, क्वेश्चन कितने ही पढ़ लो आप किसी भी स्थिति में सारा ज्ञान वहाँ नहीं निकाल पाओगे। आपको स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी, इसी स्मार्टनेस दिखाने के लिए आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आंसर इसका सी है। सॉल्यूशन आप देख लेना इसका, ठीक है ना। आंसर इसका सी होगा, 100% सी है। इसके अलावा आता है हम, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार ये अलग उसमें चले जाते हैं, आपको पता है, इसलिए 3 भी गलत हो जाता है इसमें, वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा, वो तो आपने देखा हुआ है। अब 2017, अब ड्यूटी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल से ध्यान रखना, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ऊपर से आएगा, बहुत ही सिंपल आएगा, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि अधिकार कौन कौन से हैं और किस अधिकार में क्या क्या चीज़ शामिल है, तो आप उसके आंसर को अच्छी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी। अगर इसकी बात करें तो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद इनको जोड़ा गया था। और ये केवल लीगली रूप से पूरी तरह बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये है कि ये मुख्य रूप से इसको बाइंडिंग बनाया जा सकता है, ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखना आपको। और भारत में पहले 10 थी, वर्तमान में 11 है। 86वें संविधान संशोधन में 11वें नंबर की ड्यूटी जोड़ी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने ड्यूटीज़ की बता दी है, बाकी आपको पता ही होगी। एक बार ध्यान रखना, 11 ड्यूटी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, उनसे भी कई बार स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि कौन सी ड्यूटी है कौन सी नहीं है, एक बार 11 ड्यूटियों से ज़रूर जाना। तो अब स्टेटमेंट जाते हैं कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है इसने, है ना, और हमें उसके आधार पर आंसर देना है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। देखो, एक बात ध्यान रखना, भारतीय संविधान में इनको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है, और ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जो इनको विधायी तरीके से, इनको कोई विधायी तरीके, कोई लीगली कोई ऐसी तरीका नहीं बताया गया है जिसके माध्यम से इसको बाध्यकारी बना सके। लेकिन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला है कि संसद कानून बना करके इनको किसी भी जो है उसको थोड़ा बाध्यकारी बना सकती है। जैसे 1971 में 2000 भारत का झंडा एक्ट बनाया गया था, और उसके अंतर्गत भारत की जो फ्लैग है उसको फॉलो, उसका सम्मान करना सभी के लिए बाध्यकारी हो गया था। और वैसे भी आपको पता है कि ध्वज का सम्मान करना हमारी ड्यूटी भी है। तो कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया शामिल नहीं है, बात सही है, स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत है, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है। तो कैसे विधिक रूप से, क्योंकि जैसे किसी का विधिक कर्तव्य हो जाता है, किसी का विधिक कर्तव्य हो जाता है, इसलिए उसके रूप में भी बाइंडिंग नहीं है। तो दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो आंसर डी होगा। तो ये ध्यान रखना, ये लीगल रूप से ना तो बाइंडिंग है और ना ही कोई ऐसा प्रोविजन स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किस तरीके से इनको बाइंडिंग किया सकता है। लेकिन हाँ, संसद कोई कानून बनाएगी तो ये बाइंडिंग, किसी को बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी कर सकती है, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है अभी तक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ध्यान रखना, ये 2 टर्म है
ये तीनों टर्म प्रस्तावना में शामिल तो है, लेकिन ड्यूटीज़ के रूप में इनको कर्तव्यों में शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो ये उपबंध किस में है, तो संविधान की उद्देशिका में। ध्यान रखना, कई बार इसलिए गलत हो जाता है, संविधान की उद्देशिका में इस तरीके से नहीं लिखे गए हैं, अलग तरीके से लिखा गया है इनको। उसमें लिखा गया है कि भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक बनाने के लिए और उसकी एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, तो वहाँ अलग स्टेटमेंट अलग है। लेकिन भारत की एकता अखंडता संप्रभुता की रक्षा करना ये ड्यूटी है, इसलिए ये उद्देशिका में शामिल नहीं, बल्कि किस में शामिल है, ये आपके कर्तव्यों में शामिल है। और दैट्स वाई आंसर डी इज करेक्ट। पहला जो गैर नंबर का आपका ड्यूटी है, तीसरे नंबर की ड्यूटी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखी है कि भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान है। ठीक है ना। तो इसलिए किस में है, ये भारत के कर्तव्यों में है। और हम आपको पता है कितना इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है, और जितने भी आपने अभी तक पॉलिटी के देखे सारे स्टेटमेंट जनरल होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ उस आंसर को सही से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में लिखिए कि कौन कौन से मूल कर्तव्य भारत में शामिल है या नहीं। तो अगर हम देखें तो पहला है कि मिश्रित संस्कृति की विरासत की रक्षा करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार 11 जो मूल कर्तव्य उनको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वो 11 कई बार हमें गलत करवा देते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य नहीं, ये मुझे ना DPSP लगता है, इसलिए मैं 2 को गलत करूँगा। तो 2 गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया मैंने, और ये भी गलत करता है। इसका मतलब आंसर C होना चाहिए इसका, क्योंकि 2 है सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, ये राज्य का काम है और ये वेलफेयर स्टेट में आता है और इसलिए DPSP के अंतर्गत आएगा। तो इसमें C आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। हाँ, C सही है, तो C सही है। इस तरीके से आपको देखो, अब मान लें कि आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो आपको पता है कि सामाजिक न्याय है वो DPSP के अंतर्गत आता है, और इसलिए आंसर इसमें 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इसलिए करेक्ट आंसर C हो जाएगा। एक चीज़ आपने ध्यान देखी होगी, UPSC चाहता तो इस 2 को इसमें किसी और में भी शामिल कर सकता था, या किसी एक में से 2 हटा भी सकता था कथन। लेकिन UPSC की एक खास बात यह है कि वो किसी स्टूडेंट की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ही नहीं चाहता, वो उसकी स्मार्टनेस को भी देखता है कि उसके पास वो चीज़ पता नहीं है, वो कैसे उस चीज़ में विद इन टाइम वो मैनेज करके उसको सही जगह पहुंच सकता है। तो इसलिए स्मार्टनेस, और इसीलिए आप देखोगे तो UPSC के ऑप्शन इसी तरीके से सेलेक्ट होते हैं कि बच्चा स्मार्टनेस के माध्यम से भी आंसर सेट कर जाए। उसको ज़रूरी नहीं कि उसकी नॉलेज हो, उसका ज्ञान हो, उसको कई बार अपने स्मार्टनेस के तरीके से उसके आंसर पे पहुंचे। इसलिए तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरीके से आपको आंसर देना सीखना चाहिए। हो सकता है जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें ये चीज़ें लागू नहीं हो, क्योंकि उन पे सही ऑप्शन सेट भी नहीं होते, लेकिन ध्यान रखना UPSC के पेपर में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो घबराना नहीं है। और इसलिए एक बार 11 कर्तव्यों को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। ये 11 कर्तव्य इसमें दिए हुए हैं, इनको एक बार ज़रूर देख लेना। ये 11 ड्यूटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको ज़रूर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। अब देखो ये पढ़ी है ऊपर की आपने, ठीक है ना, तो इनमें से आपका इस नेक्स्ट का आंसर दे ही दोगे। तो देखो पहली बात, लोक चुनाव में मतदान करना। तो ऑब्वियसली चुनाव में मतदान करना, आपको पता है यदि हमारे चुनाव की वोटिंग 50% हो रही है, 60% हो रही है, तो ड्यूटी तो नहीं होगी। अगर होती तो लगभग लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है एक तरह का। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग डायरेक्ट, लेकिन उसने वही पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो पहले ही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट A मतलब ऑप्शन A करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना। हालांकि एक बात ध्यान रखना कि इसके बारे में बोला गया था, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश तो दी थी कि चुनाव को वोटिंग करना आपके लिए कंपलसरी किया जाना चाहिए, लेकिन इसको जोड़ा नहीं था, ठीक है ना। तो ए इसमें आंसर सही है। अब DPSP से लेकर के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत ही DPSP के बारे में बेसिक बता देता हूँ। पहली बात, ये भारतीय भाग संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं से सवाल मिलेंगे आपको। देखो दूसरी बात, इनका मुख्य उद्देश्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को करना है। और तीसरी बात, ये इनकी अगर बात करें तो राज्य को जन कल्याणकारी बनाते, बात तो सही है। इसके अलावा मूल कर्तव्य है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से इफेक्टिव है, ठीक है। और इसमें 2 बार इनमें संशोधन, 2-3 बार, 3 बार इनमें संशोधन, 2-3 बार इसमें संशोधन भी हुए हैं।
है ना, 42 में संशोधन भी हुआ है, कुछ तो 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, कुछ 44 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, और कुछ 97 में संविधान संशोधन। सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ प्रोविजन है वो 97 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। और 42 में 44 में संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया है ये आपको एक बार याद रखना है, इनसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप DPSP के क्वेश्चन सारे यहीं से घूमेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अब भारतीय संविधान का कौन सा राज्य, तो अब मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। पहला, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो मैंने बोला कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है मतलब DPSP है वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, आपको पता ही तो आंसर इसमें ए करेक्ट है। बस इसमें अब बताओ क्या ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है, डायरेक्ट वेलफेयर स्टेट है, किसमें है DPSP के अंतर्गत है, जिसमें राज्य को वेलफेयर माना गया है। और आपसे पूछा जाए कि पुलिस स्टेट की बात किसमें की गई है, तो फंडामेंटल राइट में राज्य को पुलिस स्टेट मानते हैं, क्योंकि राज्य की भूमिका वहाँ नेगेटिव मानते हैं, जबकि DPSP के माध्यम से राज्य की भूमिका पॉजिटिव मानते हैं। ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया गया था, जस्ट यहाँ आपको हिंट दी जा रही है कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर भाग 4 की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही है भाग 4 के बारे में, ध्यान रखना। भाग 4 के बारे में स्टेटमेंट और ध्यान रखना। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये परिवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखना। DPSP बाध्यकारी नहीं है, कोई राज्य इनको लागू कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। तो अभी आगे देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखना सही कौन सा है, तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल गलत है पहला। तो पहला गलत हो गया, तो एक कथन मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये है दूसरा। और दूसरी बात इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको कुछ भी पता नहीं है तो ये दोनों A1 और 2 ऑप्शन एक साथ तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कई बार ऑप्शन में आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखना है, एक कह रहा है यस, एक कह रहा है नो, तो दोनों एक साथ तो होंगे नहीं, ये तो आपको भी पता है, कोई भी जानता है नहीं जानता हो। एक कह रहा है कि न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे, एक कह रहा है नहीं होंगे, तो ये बात तो है कि एक सही होगा, दोनों तो सही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बात सही है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट 2 सही है। तीसरा, इस भाग में अधिकांश सिद्धांत राज्य के कानून बनाने के लिए, ये बात सही है कि राज्य जब कानून बनाता है या विधायिका जब कानून बनाती है तो इनको ध्यान में रखती है। जैसे आपको पता है कि कैसा लोकल गवर्नमेंट को लेके आए तो आर्टिकल 14 का इम्प्लीमेंट किया हमने। अगर हम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक्ट बना रहे हैं तो आर्टिकल 48 हो गया। तो ये सारे DPSP है, ये कानून बनाने में काम तो आते हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं है, तो इसलिए इसमें 2 भी करेक्ट है। तो 2 और D सही है, तो आंसर D होना चाहिए इसका, 2 और C, तो D आंसर सही है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत के संविधान में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस में दिया गया है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में, हाँ, भारतीय संविधान की एक खास बात है, देखो नॉर्मली शक्ति पृथक्करण का एक सिद्धांत होता है, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सरकार के तीनों अंग हैं उनकी शक्तियाँ अलग अलग होंगी और वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे। जिसमें एक है आपको पता है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। लेकिन भारत के अंतर्गत अगर देखें तो संसदीय शासन प्रणाली में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में समन्वय पाया जाता है। कार्यों का पृथक्करण तो है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव के मेंबर होंगे, इसलिए इनमें समन्वय है। भारत में टोटली अगर कह सकते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, लेकिन भारत में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है वो सरकार और न्यायपालिका के बीच में, और वो किस में देखा गया है, वो आर्टिकल 15 में बात लिखी गई है। और आर्टिकल 50 किसका भाग है, DPSP का भाग है, और इसलिए शक्तियों का पृथक्करण है वो किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का भाग भी है, ठीक है ना। तो आंसर बी इज करेक्ट। 2017 पे जाते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करनी है। तो ये विधायिका के कृत्यों को निर्बंधन यानी लिमिट करना, निर्बंधन का मतलब लिमिट करना। तो भाई DPSP तो उल्टी उसको कार्य करने की शक्ति देते हैं, उसको लिमिट थोड़ी करते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। कार्यपालिका कार्य, ऑब्वियसली कार्यपालिका को शक्ति देते हैं कि तू कार्य कर, राज्य के कल्याण कर, सामाजिक न्याय कर, तो ये भी गलत है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, आंसर हो गया D। क्योंकि ध्यान रखना ये प्रतिबंध राज्य को प्रतिबंध नहीं करते, DPSP तो राज्य को शक्ति देते हैं, विधायिका को शक्ति देते हैं, कार्यपालिका को शक्ति देते हैं कि तू जनता के लिए कुछ कर। तो इसलिए निर्बंधन शब्द है, कई बार आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए जस्ट इसके इंग्लिश टर्म पे जाना, और इंग्लिश टर्म में आपको पता है कि प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्शन कुछ ऐसे टर्म लिखे होंगे, उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका अर्थ ये है। तो इस बार कई बार क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है कि हम इस टर्म को समझ नहीं पाते, तो ये ध्यान रखना
कि ये ये ध्यान रखना कि इसके अर्थ को समझने के लिए आपको इंग्लिश का अर्थ देख लेना चाहिए। और निर्बंधन का मतलब बाध्यकारिता, तो आपको पता है कि ये विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, स्थान तो उनकी शक्तियों को सीमित नहीं करते। तो आंसर इसमें डी होगा। अब ये पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला गया था कि 42वें में क्या जोड़ा है, 44वें में क्या जोड़ा है और 97 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या जोड़ा है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि आप आंसर कर सकें। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया है, ये पूछा है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये जो 44वें में जोड़ा गया है, ठीक है ना। उद्योगों के प्रबंधन के लिए, ये उद्योगों के प्रबंधन है, ये 42वें में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। उसका रीज़न क्या है कि इंदिरा गांधी थोड़ा सोशलिज्म टाइम की थी, और सोशलिस्ट जो आदमी होगा वो लेबर को ज़्यादा महत्व देगा, जो लेबर होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देगा। और चूंकि उद्योगों के प्रबंधन यानी उद्योगों के मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेने में लेबर है, उनकी भूमिका को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। तो ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट बी करेक्ट होगा इसका। लेकिन एक बार इनको देख लेना, तो बी आंसर होगा, सही है। इसके बाद फिर वही बात आ गई, देखो 2015 में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो 2000 इधर हुआ था, 2000 ये हमारे यहाँ। तो अगली बात आ गई ये, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पाते 2015 में, ये बात हमको पता है कि ये क्वेश्चन शायद रिपीट नहीं हुआ, हाँ। अगला क्वेश्चन 2015 में कि वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, तो ये तो आपको पता है वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी में है, मैंने बताया था, ठीक है ना। इसलिए इसके अलावा आगाज करें तो ये एक चीज़ और पूछिए इसमें एक स्टेटमेंट कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपसे पूछा है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, उनके बारे में क्या है। तो ये तत्व देश के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, जबकि डीपीएसपी और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इन तत्वों के अंतर्निहित किसी भी, ये बात सही है कि इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो गए। आंसर सी इसमें करेक्ट, ठीक है ना, तो सी आ गया। अब देखो अभी तक आपने पढ़ा है, ये बता बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, वो आपको यहाँ में याद रखनी है। और अगर ऐसे स्टेटमेंट अगर आप गलत करके आओ तो फिर सोच लेना कि आप पास कैसे हो पाओगे। तो कई बार बोलते हैं कि बहुत टफ होती है, चीज़ें टफ नहीं होती, क्योंकि हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हमने जो चीज़ आती है उस पर तो फोकस करते नहीं, जो नहीं आती है उसको याद करने में लगे रहते हैं, तो वो हमारे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। इसके अलावा भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। देखो अगर आपने मेरे नोट्स देखे होंगे तो मैंने मेरे नोट्स हैं उनमें डिटेल नोट्स में स्पष्ट रूप से आपको डीपीएसपी की पूरी डिटेल दी गई है, ताकि बेसिक से पता होना चाहिए कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है। तो बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है, ताकि आप आंसर दे सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, ये 51 अनुच्छेद है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें। तो ये किसका भाग है, डीपीएसपी का है, तो इसलिए आंसर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर जाएं हम, तो भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ पर है। अब ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है। तो पहली बात, आर्थिक, मैंने बताया कि न्याय प्रस्तावना में भी शामिल है, क्योंकि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, एक सामाजिक, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। तो ये बात सही है कि ये प्रियम्बल में है। और दूसरा कहाँ पर है, ये डीपीएसपी में, क्योंकि डीपीएसपी भी आर्थिक न्याय की, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो प्रियम्बल और डीपीएसपी में इसकी व्याख्या की गई है, इसलिए स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो कई बार जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन को लगा देंगे आंसर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा स्टेटमेंट जरूर पढ़ना, ठीक है ना, और पूरे ऑप्शन भी जरूर पढ़ना, तभी आंसर को लगाना। तो इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर बी होगा, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, मैं हल्की फुल्की बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना है। इसके अलावा यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। आधारभूत यानी शासन संचालन के लिए जो बेसिक डायरेक्शंस हैं। अब ध्यान रखना, डीपीएसपी की फुल फॉर्म डायरेक्शन होती है, तो क्या होगा, निर्देशक तत्व, क्योंकि राज्य का शासन मुख्य रूप से डीपीएसपी के आधार पर ही चलता है, ठीक है ना। और जो मूल अधिकार है ये तो राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, ठीक है ना। मूल कर्तव्य इनका राज्य से संबंध है नहीं, ये तो मुख्य रूप से व्यक्ति से रिलेटेड है, इसलिए पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। ध्यान रखना, अगर आप पढ़ोगे तो मैंने एक आपको लिखा है डीपीएसपी के बारे में, इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन,
यानी कि निर्देशन के तंत्र। निर्देशन किसके लिए? शासन के लिए निर्देशन देते हैं। तो शासन की बात किसमें हो गई? डीपीएसपी में। और ये बात बोली गई थी 1935 के एक्ट में। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ध्यान रखना, डीपीएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे गए, इसलिए इसको ध्यान रखना। भारत के संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत में जो प्रावधान है उनके बारे में देखिए। और इसमें पूछा गया कि गांधी, ध्यान रखना, हमारे नीति निर्देशक तत्व सारी विचारधाराओं को समाहित किए गए हैं। और जो गांधी जी की विचारधारा है वो कौन सी है, इसमें उसको पूछा गया है। तो गांधी जी के बारे में सब जानता है कि गांधी जी एक तो पंचायतों को बहुत महत्व देते थे, गांधी जी उद्योगों को बहुत महत्व देते थे, लोगों को, ठीक है ना, ये गांधी का है। तो ये दो चीज़ तो बेसिक आपको पता रखना चाहिए गांधी जी की। और इसी के आधार पर वही स्टेटमेंट पर पहुँचते हैं। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए सिविल नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। गांधी जी तो ऐसा नहीं बोलेंगे। गांधी जी क्या हर वर्ग की, समाज की, संस्कृति की है, उसकी स्थिति को बनाए रखने का पूरा समर्थक करते थे। तो पहला स्टेटमेंट गांधीवादी तो नहीं होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत कर देते हैं हम। अब देखो यूपीएससी ने पहला गलत करते हैं, आपका आंसर में पहुंच जाओगे। तो इसलिए अगर आंसर है इसमें 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन बी हो गए। तो भाई ऐसे आंसर में आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना है, आपको डायरेक्ट आंसर देखेगा, बस आपको उसको सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार देख लेना गांधीवादी कौन कौन से, इनको एक बार देख लेना। सॉल्यूशन जरूर देखना, ध्यान रखना, सॉल्यूशन आपको नॉलेज देता है इसलिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विधायिका पे, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसको पहले ख़त्म करते हैं आज, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। और बहुत टाइम है, बहुत लंबा कीजिएगा इसमें। अब संसद में से बेसिक संसद की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में सवाल पूछेंगे। और ये मुझे लगता है कि जहाँ तक आपको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन ही इससे पूछ लिया 2020 में कि संसदीय व्यवस्था प्रणाली वाली सरकार होगी जिसमें, मतलब कौन सी सरकार संसदीय प्रणाली होगी? संसद के सभी राजनीतिक दलों को सरकार का प्रतिनिधित्व मिलाए, कोई जरूर नहीं कि सभी, अगर कोई सरकार बने तो उसमें सभी राजनीतिक दल हो, तो ये स्टेटमेंट गलत। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बेस्ट विशेषता पूछी है इसने। तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये बात सही है कि सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अभी और आगे चलते हैं, सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये तो भाई अन्य प्रणाली में हो सकता है, ठीक है ना। और सरकार संसद द्वारा चुनी होती है और किंतु निर्धारित समावधि पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, तो ये बात भी सही नहीं है। तो संसद शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये उदाहरण किसी को पता है, जब भी संसद आता है उसमें अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, और चूंकि संसदीय व्यवस्था है वो अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस होती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्थायित्व पर डिपेंड होती है, वहाँ स्थायित्व ज़्यादा होता है, वो सेपरेशन की बात करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, तो आंसर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन 2020 से पूछा था। भारत के संविधान के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, यानी जो वोटिंग के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब तक कि जब तक कि वह उस राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। तो ये स्टेटमेंट है, गलत होना चाहिए मेरे विचार से। तो हालांकि इन्होंने क्या माना है इसमें ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था, क्योंकि ध्यान रखना, जो व्यक्ति मतदान के लिए योग्य हो सकता है उसकी एज तो कितनी हो? 18 साल। मतदान के लिए योग्य तो 18 साल होती है, और मंत्री बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए, ठीक है ना। तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, लेकिन कई जगह इसको सही भी माना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बात सही है कि कोई व्यक्ति बिना संसद के सदस्य बने 6 माह तक, विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री बन सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ बात मतदान के लिए योग्य है, तो इससे थोड़ा सा इसमें डाउट जा रहे हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट ये क्या सही मानती है, लेकिन मेरे विचार से स्टेटमेंट 1 गलत होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि मतदान की एज तो 25 हो सकती है, लेकिन देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आरपीए एक्ट 1951 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो दांडिक अपराध के लिए दोषी पाया गया है, जिसे 5 साल की सजा के लिए कारावास दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्यात कर दिया जाएगा, भले ही। ध्यान रखना, हमारे यहाँ प्रोविजन ये गलत है, ये बात स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल की सज़ा पाया गया है तो वो परमानेंटली हमेशा के लिए एलिजिबल नहीं होगा चुनाव के लिए। 2 साल की सज़ा जैसे उसकी कंप्लीट होगी, उसके 6 वर्ष बाद वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट डी भी दोनों गलत है मेरे विचार से, लेकिन देखते हैं उन्होंने क्या माना। इन्होंने स्टेटमेंट ए को सही माना है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है स्टेटमेंट,
क्योंकि ये बात तो सही है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, वो विधानमंडल का सदस्य है, वो मंत्री बन सकता है, बट इसने बोला है कि कोई व्यक्ति मतदान के लिए योग्य है। ये जरूर नहीं है, क्योंकि कोई मतदान के लिए योग्य हो तो 25 साल जरूर नहीं है कि उसकी उम्र 25 साल ही हो, और उसकी 21 भी हो सकती है और उसकी 18 भी हो सकती है। तो पता नहीं यूपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है, लेकिन मेरे विचार से आंसर ये भी स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, हो सकता है ये स्टेटमेंट इनका आंसर सही हो ये, क्योंकि कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना। यूपीएससी बोलती है कि आप जनरल थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग तो एक्सपर्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें ओवर थिंकिंग हो सकता है मेरी ओवर थिंकिंग हो कि मैंने मतदान को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये बात डायरेक्ट में जनरल से पढ़ता है कोई व्यक्ति 6 माह का मंत्री बन सकता है, ये बात सही है। तो उस आधार पर जनरल थिंकिंग के आधार पर इसके स्टेटमेंट 1 को सही माना गया। और स्टेटमेंट 2 का मैंने बता दिया कि कोई व्यक्ति 2 साल अगर उसको सज़ा मिली है मिनिमम, तो वो अगले जब तक उसकी सज़ा खत्म नहीं होगी, जैसे उसकी सज़ा किसी व्यक्ति 2016 में खत्म हो गई तो 2022 में वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। परमानेंट उसे एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखना 3-4 क्वेश्चन आए थे इससे 2020 में। भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझता है सत्र को आहूत कर सकता है। ये बात सही है कि सत्र को कभी भी आहूत कर सकता है, ये बात तो सही है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट हो गया, क्योंकि सत्र को आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरा, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी सत्र 3 सत्रों में चला जाना। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में मैंने आज आप अगर पीठ 65 पढ़ी तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि भारतीय संविधान में एक बात स्पष्ट लिखी है कि कितने सत्र होंगे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोला। उसने एक बात बोली है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 को गलत कर देंगे तो 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही गए। इसके अलावा ये थर्ड स्टेटमेंट, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। सही बात है, संसद के सत्र कितनी न्यूनतम संख्या होगी, कितनी बैठक हो सकती है, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, कितनी भी हो सकती है, और इसलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ए और सी आंसर होना चाहिए इसमें, तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देखो अब एक और क्वेश्चन पूछा है इसने, डायरेक्ट पूछा है, और देख लो अब ऐसे सवाल आप पे आ रहे हैं, अगर ऐसे सवाल आप नहीं करके आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियाँ किस में है? तो देखो, नई अखिल भारतीय सेवा जनरेट करने की पावर केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं। तो समान कैसे? पहला गलत। संविधान संशोधन के विषय में दोनों की शक्तियाँ समान है, ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सरकार हटाने की शक्ति तो लोकसभा के पास ज़्यादा है, कटौती प्रस्ताव है ये लोकसभा के पास ज़्यादा है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें। अगला, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय अपना अन्य प्रलेख प्रस्तुत करते समय एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, उसको देना पड़ता है। तो इसके बारे में इसने पूछा है। तो पहली बार ये कहाँ आया था? तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी कि जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है तो बजट के बारे में उसको ऋण लेने से संबंधित कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है। तो उसके लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और ये बात किसमें बोली गई थी? ध्यान रखना, आपको पता है बजट को मैनेजमेंट करने के लिए एक एक्ट आया था, FRBM एक्ट, और उसी के अंतर्गत ये बात बोली गई थी। ये इसलिए बोली गई क्योंकि इससे पहले सरकार मन चाहे खर्च कर लेती थी, जितना चाहे ऋण उधार ले लेती थी, लेकिन वर्तमान में संसद के समक्ष अगर सरकार को कोई ऋण लेना है तो ध्यान रखना, सरकार के समक्ष उसको 4 डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये बात किसमें बोली गई थी? FRBM एक्ट में बोली गई थी। तो डी आंसर इसमें सही होगा। इसके बाद ध्यान रखना कितने क्वेश्चन आए? 5 क्वेश्चन 2020 में सिर्फ पार्लियामेंट से पूछे गए। तो बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये कि यहाँ से 5% सवाल एक टॉपिक से पूछे जाए। 19 सवाल पे जाते हैं हम। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित, अब ध्यान रखना विधानसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक सवाल होगा। देख लो, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों को रूढ़िगत, सही बात है कि वर्ष का जो प्रथम सत्र है उसमें राज्यपाल है, दोनों सदनों के सदस्य, उनको क्या करेगा? आह्वान करता है। ध्यान रखना, राज्यपाल 2 बार, नॉर्मली राज्यपाल या राष्ट्रपति 2 बार सदन को सत्र को मतलब संबोधित करते हैं। एक तो पहली बार हर नई साल का प्रथम सेशन, दूसरी बात कोई नई विधानसभा चुनाव में आई हूँ और उसका पहला सेशन होगा, तब वोटिंग करना, तब उसका क्या करेगा? एड्रेसिंग करेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात 176 ई में लिखी हुई भी है। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर
यानी कोई स्पेशल वजह पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो वह लोकसभा के नियम का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई नियम है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो उस राज्य की विधानसभा ने उसमें कानून नियम नहीं बना रखे तो वो लोकसभा कोई नियम को फॉलो करती है उस सिचुएशन में, तो उसको फॉलो कर सकती है। इसलिए मेरे विचार से आंसर इसका सी होना चाहिए, सी सही है। अनुच्छेद 219 में लिखा हुआ है कि ये बात, इनको डिटेल को एक बार देख लें सॉल्यूशन को। संविधान में किसी नियम में व्याख्या न होने पर विधानसभा सामान्यतः लोकसभा के नियम को फॉलो करती है। अगला, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में मैंने आज बताया आपको। कहने का संसद द्वारा 1959 में लाभ के पद के आधार पर, ध्यान रखना ये बात सही है कि 1959 लाभ का पद आपको पता है डिफाइन नहीं है ना। तो ये बात तो आपको पता है कि अगर देखो, अब इसमें देखो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि लाभ का पद संविधान में डिफाइन नहीं है। तो डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट 3 पे जाऊँगा। इसमें लिखा हुआ है कि लाभ का पद संविधान में डिफाइन है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस आधार पर मैं आंसर दे सकता हूँ इसका, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, आंसर ए करेक्ट। और मैंने इसी आधार पर इसका आंसर किया था क्योंकि मुझे वो पता नहीं था कि इसमें किसी बात संशोधन होता है। तो ध्यान रखना, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अब तक हम कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे पढ़ चुके होंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, थोड़ी सी हिंट पता है तो आप सही आंसर पे पहुँच जाओगे। और दैट्स वाई इसका आंसर ए होगा। और ये बात सही है कि लाभ के पद को लेकर के अभी संविधान में डिफाइन नहीं है। आज मैंने इसके बारे में डिटेल से व्याख्या की, आप इसके वीडियो में देख सकते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में डिटेल परिभाषा ये पूछा गया कि धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही नहीं है वो देखना है। तो धन विधेयक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो देखना है आपको। पहला, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब उसे केवल किसी कर के अधिरोपण, मापी परिवर्तन और विनियोग से संबंधित प्रावधान है। ये एक बात गलत है क्योंकि किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन और मापी यही सम्मिलित हो तो सॉरी ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर आपने धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी होगी तो उसमें समझे देखा होगा कि अगर कोई कर लगाना है, घटाना है, कुछ करना है तो धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, मतलब करेक्ट है, उसने नॉन करेक्ट पूछा है। दूसरा, धन विधेयक में भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन, ध्यान रखना, विनियोजन से संबंधित नहीं है और क्योंकि धन विधेयक विनियोजन भारत की संचित निधि से करता है। जो विनियोजन होता है धन का वो संचित निधि से करता है, आकस्मिक निधि से नहीं करता, क्योंकि आकस्मिक निधि तो राष्ट्रपति कभी भी धन निकाल सकता है, वो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए इसको सी इसका गलत आंसर है। तो सी, इसने पूछा है गलत कथन कौन सा है ना, सी गलत कथन है, तो आंसर सी होगा। ये 6 ने पढ़ लेना एक बार कि कौन सा धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। तो ध्यान रखना ये 6 है, जिसमें ये तो है किसी कर को लगाना, उत्साह करना, यानी कर को घटाना बढ़ाना, ये है। इनसे संबंधित कोई विषय है तो धन विधेयक में आ जाएगा। भारत में कोई उधार लेना है वो आ जाएगा। संचय निधि, आकस्मिक निधि पर जमा करवाना, ध्यान रखना, जमा करवाना धन निकालना, लेकिन अभियोजन करना नहीं। संचय आकस्मिक निधि पर अभियोजन नहीं है, वो ध्यान रखना आपको। तो स्टेटमेंट और देख लेना। आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल सही बात। जब विधानसभा का सदस्य है ही नहीं तो वो अपने पद पे कैसे रह सकता है, ये इसलिए पहला सही हो गया। दूसरा, और उसने सही पूछे, ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को, एक गलत बात है, ध्यान रखना, वो तब तक बना रहता है जब तक कि कोई दूसरा अध्यक्ष उसकी शपथ नहीं लेता है। इसलिए दूसरा गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला सही। तो आंसर ये होना चाहिए इसमें, ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है आपसे डायरेक्ट, है ना, कि बाहर की संचय निधि पर सम्मिलित कोई है, नियम वियम उपनियम है, तो इसका काम ये अधीनस्थ नाम की समिति ये करती है। ये नियम समिति, ध्यान रखना, ये नहीं करती, ये गलत करके आता है। और डेलीगेशन को देखती है, तो अधिनियम जो अधीनस्थ समिति देखती है इसको, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपक्ष के बारे में बहुत कॉमन सेंस का सवाल आपने किया होगा। तो पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी, गलत है, सीपीआई थी। ध्यान रखना, शुरू के भारत की लोकसभा के चुनावों में सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है ज़्यादा लीडरशिप में रही। दूसरी बात, अब चलो ठीक है, आपको ये भी पता नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखो इसमें।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 69 में, सही बात है, पहली बार विपक्ष से 69 में बना। लेकिन अगर किसी को ये भी पता नहीं है तो भी धैर्य रखें, स्टेटमेंट 3 पे जाए। लोकसभा में यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो वह नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि विपक्ष का बनने के लिए 10% सीटें चाहिए, और 10% सीटें कितनी हो गई, 55 सीटें होती है, और इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, और 3 के आधार पर मैं आंसर पे पहुंच सकता हूँ। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन बी। अब देखो कई बार क्या होता है कि ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, जरूर नहीं, देखो मैंने लोकसभा के बारे में अच्छा खासा पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती है ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी पता है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ध्यान रखना। तो लोकसभा में ये बात सही है, थोड़ी डिटेल पढ़ लेना कि सुबक सिंह पटला पहले 1969 में लोकसभा विपक्ष के नेता बने, और कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जो विपक्ष में रही थी। तो अभी इसको यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें विधायिका को लेकर के, तो इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आप इस तरीके से खुद भी करें, जरूर नहीं कि मैं पूरे पेपर आपको करा पाऊँ, लेकिन चूँकि मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मैं करवा दूंगा इनको डिटेल से, तो इसलिए मैं तो इनको करूँगा ही। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है। ये सॉल्यूशन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत पढ़ना, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन भी पढ़ना है आपको सबको, ठीक है ना। तो ये इसको यहीं ख़त्म करते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।